लोकेशन। अच्छा जी, तो टॉपिक हमारा चल रहा था वेक्टर डिफरेंशिएशन का, जिसके अंदर हमने ग्रेडियंट को डिस्कस किया। उसके बाद यूनिट वेक्टर को पढ़ा। फिर इन्होंने क्या करना है, लोकेशन आएगी और सिटी, इन दोनों में इन्होंने और एक ज्वाइन करना है। लास्ट फिर वो पे था डायरेक्शनल डेरिवेटिव। कारण। ठीक है जी। तो ये जो दो है इसको आज हम डिस्कस करेंगे। आसान है, मुश्किल नहीं है। जैसे आप लोगों ने ग्रेडियंट फाइंड किया था, ये अपना उस तरीके से यूनिट वेक्टर और डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी है। थोड़ा सा इसका सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, आगे चल। बाकी वही सारा कॉन्सेप्ट है जो आप लोग स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हो। पार्शियल डेरिवेटिव है तो वो ग्रेडियंट में भी है, सिर्फ ग्रेडियंट का स्ट्रक्चर लगाना होगा। यूनिट वेक्टर है, सेम चीज़ें है, सिर्फ यूनिट वेक्टर का स्ट्रक्चर लगाना होगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, सेम पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो वही स्ट्रक्चर सिर्फ उसमें चेंज होगा, बाकी सारा सेम कंसेप्ट है। ग्रेडियंट का फार्मूला आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि स्ट्रक्चर हम कैसे लिखते हैं, वो आप लोगों ने मिड से पहले पढ़ा था। बहरहाल वो अभी रिवाइज भी हो जाएगा। यूनिट वेक्टर का भी आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। और फिर जाके डायरेक्शनल डेरिवेटिव को भी डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे आपके लिए ये लिखने चाहिए, या मैं चेक करता हूँ अगर मेरे पास कहीं पड़े हुए। Match whatever that we have using up, so they can only match the column exactly. For this ones, do not use the table name or alias in the reference table. It's very important. कि जब हम ये using का use करेंगे, we don't have to refer to use some table name or alias to the reference column. ठीक है, ये हम कुछ चीज़ें आपको मैं वैसे नोट्स से बताऊंगा, क्योंकि इसको मैं टाइप नहीं कर सकता बार बार, इस पे काफ़ी टाइम लग जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन को नहीं देख रहा, अभी आपको सिर्फ ग्रेडियंट का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये वाला जो स्ट्रक्चर था ये हमने ग्रेडियंट के लिए यूज किया था, जिसको हमने डिस्कस किया था कि डेल फाई बराबर होता है आई डेल ओवर डेल एक्स फाई प्लस जे डेल ओवर डेल वाई फाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड और फाई। यानी कि जो हमें फंक्शन दिया जाए, उस फंक्शन को हम एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई और फिर विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंट टाइप के साथ में आई जे और के लगा देते हैं, जैसे हम वेक्टर को लिखते हैं। ठीक हो गया। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर हमने यूज किया था ग्रेडियंट को फाइंड करने के लिए। इस क्वेश्चन को ना देखो, जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको सिर्फ सुनो अभी फिलहाल, क्योंकि अभी हम सिर्फ ये जो तीन चीजें हैं इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे प्रॉपरली। तो ग्रेडियंट के स्ट्रक्चर का हमें पता चल गया। अब आते हैं यूनिट वेक्टर पे। यूनिट वेक्टर का जो स्ट्रक्चर था, मैं चेक करता हूँ इसमें हमें मिल जाए। कि अगर दो दो टेबल में एक एक ऐसे पॉइंट है, दोनों टेबल में है, तो उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने करना है कि यूज द टेबल प्रीफिक्स टू इंक्लूड अगर आप गौर करो तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर। ये जो स्ट्रक्चर है डेल पाई डिवाइड बाई डेल पाई का मैग्नीट्यूड, ये हम यूज करते थे यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए। ठीक है। तो दो चीजें तो हमें क्लियर हो गई, ग्रेडियंट भी हमें क्लियर हो गया। क्वेश्चन को ना देखो अभी फिलहाल, अभी हम सिर्फ इसके स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रेडियंट का स्ट्रक्चर कौन सा था, यूनिट वेक्टर का स्ट्रक्चर कौन सा है, और जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। क्वेश्चन वगैरह बाद में हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे इसके लिए। तो दूसरे नंबर पे यूनिट वेक्टर था, उसके लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे डेल पाई। डेल पाई वही है जो अभी हमने प्रीवियस डिस्कस किया, उसी तरीके से फाइंड आउट होगा। मैग्नीट्यूड का भी हमें पता है,
कि जो भी हमें क्वेश्चन दिया जाए, वेक्टर दिया जाए, उसके कोएफिशिएंट्स को हम स्क्वायर लेके उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इसी तरीके से हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो इसको हमने यूज करना है यूनिट वेक्टर के लिए। अब थर्ड पे आता है ये वाला डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इसमें साथ में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया गया होगा, तो उस डायरेक्शन के लिए अलग सा एक वेक्टर मेंशन होगा, जो कि हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इसका मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर हम कैसे लिखेंगे। तो जहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज हमने इसको अगर ड्रॉप होगा तो हम ये नहीं कर, ठीक है। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, लिखा हुआ है डेल पाई इनटू वेक्टर ए। ये वाला जो वेक्टर ए है ना, ये आपको क्वेश्चन में अलग से दिया गया होगा, ठीक है। जैसे आपको ये फंक्शन दिया गया है, इसी तरीके से क्वेश्चन के अंदर आपको स्पेसिफिकली एक डायरेक्शन टाइप का अलग सा वेक्टर दिया गया होगा। वो हमें क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस डायरेक्शन। तो ये अलग सा मेंशन होगा, वो हम फिर क्वेश्चन में बहरहाल डिस्कस कर लेते हैं। अभी आप सिर्फ ये स्ट्रक्चर जहन में रखो। लिखा हुआ है डेल पाई, डेल पाई आपने वैसे ही फाइंड करना है जैसे ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। ये वाला जो वेक्टर है ये आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, और फिर इसी वेक्टर का नीचे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए आपको ये वाला स्ट्रक्चर जहन में रखना होगा। तो अभी आपने तीन स्ट्रक्चर पढ़े। एक ग्रेडियंट का स्ट्रक्चर पढ़ा जो आपके सामने है ये वाला, एक यूनिट वेक्टर का स्ट्रक्चर पढ़ा जो अभी प्रीवियस डिस्कस किया, और एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ा जो आपके सामने है। अब हम वन बाय वन इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। और वो जो क्वेश्चंस है, अगर आप उसको साथ साथ अपने नोट्स में लिखो, उसको मेंशन करो प्रॉपरली। जैसे यहाँ पे आपको तस्वीर में क्वेश्चन नजर आ रहा है, अगर आप उसको साथ साथ लिखो, नोट करो, उसको डिफरेंशिएट करो साथ साथ, तो आपको और भी क्लियरली समझ आ जाएगी। बहरहाल आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी, तो वीडियो को आप बाद में भी देख सकते हो और साथ साथ उस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। फिर जहाँ पे समझ ना आए वीडियो को स्टॉप कर देना, क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करते रहना, जहाँ समझ ना आए वो फिर वीडियो से देख लेना। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। ग्रेडियंट को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। हम स्टार्ट लेते हैं यूनिट वेक्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन निकाल के सबसे पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, लिखा हुआ है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन हमें ये वाला दिया गया है 8 1 1 -1, यानी कि वो आपको बता रहा है कि ये यूनिट वेक्टर फाइंड करो। और जब ये यूनिट फाइंड करोगे तो इसको आपने फाइंड करना है इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि साथ में एक पॉइंट भी दिया गया है। वो पॉइंट कौन सा है? ये पहली वैल्यू जो है ये x की है, दूसरी वैल्यू y के लिए है, और तीसरी वैल्यू जो है वो z की है। यानी जब आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा तो आप उसमें x, y और z की वैल्यू पुट करो, उसको सिंप्लीफाई करो, और फिर आगे जाके फर्दर उसमें वैल्यूज पुट कर देना। तो आप देखो, जब आप यूनिट वेक्टर फाइंड करोगे तो आप स्ट्रक्चर में देखो कि सबसे पहले आपको ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ेगा, जो हमें न्यूमरेटर में नजर आ रहा है डेल पाई। तो डेल पाई का स्ट्रक्चर भी हमें पता है, यानी कि वही ग्रेडियंट है जो हमने मिड से पहले पढ़ा था, ठीक है। स्ट्रक्चर हमें पता है
आई डेल ओवर डेल एक्स पाई प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। यानी जो हमें ये वाला फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन को आई के साथ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, जे के लिए विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, और के साथ विद रिस्पेक्ट टू जेड करना है। तो सबसे पहले हमने ग्रेडियंट का स्ट्रक्चर लिखा, जहां जहां पे पाई आ रहा था वहां पे हमने उसका फंक्शन पुट कर दिया, जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पाई की जगह 3x² अंडर रूट वाई प्लस वाई जेड स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर ओवर 3। इसी तरह जे के साथ पाई की वैल्यू और के साथ भी पाई की वैल्यू। पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तीसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोगों को पता है पिछले हमारे जो 12-14 लेक्चर हुए हैं मिड से पहले, उसमें आप लोगों ने वही पार्शियल डिफरेंशिएशन ही की है, स्टार्ट से लेके एंड तक। फंक्शन को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, यही सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं, कंसेप्ट चेंज हो रहा है। पार्शियली डिफरेंशिएशन वही चीज़ें हैं, वही फंक्शंस है जिसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। कभी हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कभी वाई, कभी जेड। तो ये आप लोगों ने अब खुद जाके करना है। सोल्यूशन मौजूद है यहाँ पे, बहरहाल इसको डिस्कस भी करेंगे साथ साथ, लेकिन करना आप लोगों ने आगे फर्दर जाके खुद है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने इसकी वैल्यू पुट की, इसको जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये 6x हो जाएगा, ये इसको 0 कर देंगे और इसको भी 0 कर देंगे, क्योंकि इसमें x मौजूद नहीं है तो ये कांस्टेंट डील होगा, और जब ये कांस्टेंट डील होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इस वाले को जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, पहले वाला डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू y। पहले हम स्क्वायर रूट को हटा के इसको 1/2 की फॉर्म में लिख देंगे, y पावर 1/2, फिर पावर रूल लगा देंगे। इस वाले से आ जाएगा जेड स्क्वायर, और थर्ड जो टर्म है ये 0 हो जाएगी क्योंकि इसमें y मौजूद नहीं है। तीसरे पे जब आएंगे तो इसमें पहली जो टर्म है ये 0 हो जाएगी क्योंकि इसमें z मौजूद नहीं है। अगला वाला आ जाएगा 2yz, और अगला वाला आ जाएगा 2z/3। इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। किस चीज से हमने ज्वाइन करा है? डी डिपार्टमेंट आईडी इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, एम्प्लॉई लेवल में जो डिपार्टमेंट आईडी है उसी के ऊपर हमने इसको ज्वाइन कर लिया। लेकिन यहाँ तक तो हमारा काम ये हुआ ना कि हमें एम्प्लॉय आईडी मिल जाएगी और हमें डिपार्टमेंट नेम मिलेंगे। हमें ये सिटी जो है ये सिटी हमें इसमें से नहीं मिलेगी। अब जब ये हमें नहीं मिलेगी तो फिर हमने क्या करना है, हमने अगेन एक कोड ज्वाइन करना है। हम कहते हैं कि ज्वाइन एड लोकेशन एड, और फिर हम अब आप यहाँ पे देखो, इस वाले को जब हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो हमारे पास ये आ गया 6x√y, चूंकि ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये वाली टर्म बच गई। ठीक है, आते हैं सेकंड वाले पे। जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, y को आपको मैंने कहा कि ये 1/2 की फॉर्म में पहले लिखो। तो जब पावर रूल लगाएंगे तो 1/2 यहाँ लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उससे बन जाएगा 3/2। वो 3/2 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर 1/2 से जब 1 माइनस होगा तो आंसर आ जाएगा -1/2। उस -1/2 को प्लस में लाने के लिए उसको हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया स्क्वायर रूट के साथ। ठीक है, और प्लस y² हो जाएगा। सही है,
थर्ड वाले को जब विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे, फर्स्ट टर्म 0, क्योंकि ये कांस्टेंट डील होगा। ठीक है, कांस्टेंट डील होगा तो ये 0 हो गया। इसको वाई जेड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 YZ, क्योंकि पावर रूल लगेगा तो 2 लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया और उसमें से 1 माइनस हो जाएगा तो Z बचेगा। और यहाँ पे आ जाएगा 2Z/3। अब आप देखो, क्योंकि डिफरेंशिएट तो हमने कर दिया, ठीक है। अब हमने जब इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया गया है 1 1 - 1। अब इसमें हम x y और z की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, x की जगह 1 पुट कर दिया, y की जगह भी 1 पुट कर दिया, तो ये आ गया 6 1 √1। ये वो स्पेसिफिक पॉइंट है जो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, ये वाला। यानी कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जब हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, तो आगे जाके हम ये x y और z की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो 3x² यानी 1 का स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, √1। z² की वैल्यू -1 है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। k की वैल्यू पे आ जाओ, 2 × 1 × -1 और +2 × -1 / 3। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि √1 1 के ही बराबर होता है, यहाँ से 6 आ जाएगा, 6i प्लस यहाँ से ये आ गया 3/2 +1 हो जाएगा। तो 3/2 +1 का जब हमने एलसीएम लिया, ये आ गया 5/2 जे। और इसका जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया -8/3 के। अब मैं इसको कर इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये सिंपल आपके पास एलसीएम है, और एलसीएम आपको आना चाहिए। यानी आप देखो, जस्ट सिर्फ ये जरा समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ, ये बन जाएगा 3/2 और +1। इसको आपने सिंपल एलसीएम लेना है। अब मैं आपको एलसीएम नहीं समझा रहा, बच्चे नहीं हो आप लोग अभी, ठीक है। 2 एलसीएम आ जाएगा और ये बराबर आएगा 5/2 के। तो ये आप लोगों ने खुद करना है। उसके बाद मेरे पास और सब का है, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं, मैंने इसको करना है कि जिसकी सैलरी जो है आईएएस और गवर्नमेंट की बीच में है। अच्छा जी, तो अब इसके बाद एक सेकंड, हमारे पास एक ऑपरेटर है और हम क्या कर रहे हैं कि ऑन किस कॉलम में हमें, अच्छा। उसके बाद जो लास्ट की टर्म है वो है 2, यहाँ से आ जाएगा -2 और यहाँ से -2/3। चूंकि ये वाली टर्म भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा -8/3। अब आप देखो, ग्रेडियंट का आंसर आपके पास आया है 6i + 5/2j -8/3 के, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू उठा के यूनिट वेक्टर का जो स्ट्रक्चर है इसमें पुट कर देते हैं। जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये आपके पास इसके बराबर आएगा। इसको देखो, अब चूंकि इसका ये मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, ऊपर वाला तो फाइंड हो गया, वो इसके बराबर आ गया। अब इसका जब मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो हमें पता है कि जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो ये वाले जो इसके कोएफिशिएंट्स है, इन कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर लेके इसका स्क्वायर रूट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, 6 का स्क्वायर + 5/2 का स्क्वायर
साथ साथ देखते जाओ, और प्लस यहाँ पे माइनस है ना, तो -8/3 यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे साथ में माइनस भी आएगा, -8/3 होल स्क्वायर। क्योंकि माइनस अंदर स्क्वायर के अंदर है, तो इसलिए वो आंसर आपके पास पॉजिटिव फॉर्म में ही आएगा। तो ये आ गया 36 + 25/4 + 64/9। तीनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आ जाएगा 36। अब वो जो 36 है, 36 का हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, और वो बराबर होता है 6 के। तो वो 6 हमने यहाँ पे बाहर लिखा है। पहले तो ये देखो सारे स्क्वायर रूट में थे ना, अब चूंकि हमने इसका एलसीएम लिया, 9, 1 और 4 का एलसीएम आ गया 36। तो वो 36 का स्क्वायर रूट लेके ये आ गया 6। उस 6 को हमने स्क्वायर रूट से बाहर लिख दिया। अब ये इसका आ गया मैग्नीट्यूड। किस चीज का आ गया? इस वाले का, इस वाले का। ठीक है। अब दो वैल्यूज हमें चाहिए थी, एक हमें ग्रेडियंट की वैल्यू चाहिए थी, एक हमें उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू चाहिए थी। तो वो दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। वो दोनों वैल्यूज उठा के हमने यूनिट वेक्टर के स्ट्रक्चर में पुट कर दी, और ये हमारे पास आ गया यूनिट वेक्टर। न्यूमरेटर में आप देखो, दो हमारे पास there are no employees in the department number 19। अच्छा, ये कौन है? कि हमने ये आउटकम्स अभी तक जो हम कर रहे हैं ये अच्छा ठीक है। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर में अभी जिन जिन का नेट नहीं चल रहा वो व्हाट्सएप पे मैसेज ना करे, वो बाद में बताए क्लास के बाद। जिनका नेट चल रहा है, जिनका नहीं चल रहा वो बाद में देखेंगे। ठीक है, बार बार फिर मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे। तो यूनिट वेक्टर में ऊपर ग्रेडियंट लिखना था, ग्रेडियंट हमने लिख दिया, और नीचे डिनोमिनेटर में इस ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड था, तो हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, वो साथ में मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। अब साथ में अगर लेट सपोज हमें कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए, और वो आपको बताए कि उसका ग्रेडियंट फाइंड करो और साथ में यूनिट वेक्टर भी फाइंड करो। फॉर एग्जांपल, यहाँ से एक क्वेश्चन उठाते हैं। हम्म, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन है, लिखा है फाइंड द ग्रेडियंट यूनिट वेक्टर। अब हम 12 बल्कि तीनों फाइंड कर लेते हैं, तो उसमें ग्रेडियंट भी आ जाएगा, उसमें यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा, और उसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी आ जाएगा, क्योंकि तीनों के स्ट्रक्चर हमें पता है कि किन किन तरीकों से ये फाइंड होगा। ग्रेडियंट हमें क्लियर है, यूनिट वेक्टर भी हमें क्लियर हो गया। अब तीसरा जो रहता है वो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो इस वाले क्वेश्चन में हम ये तीनों फाइंड कर लेते हैं। उसमें ग्रेडियंट भी आ जाएगा, उसमें यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा, और उसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द ग्रेडियंट यूनिट वेक्टर एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव फॉर दिस। फंक्शन जो दिया गया है वो है पाई इक्वल टू 3x² y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ XY प्लस ZY² 8212। जो पॉइंट हमें दिया गया है, जिस पॉइंट पे हमने ये तीनों चीजें फाइंड करनी है, वो भी मेंशन है क्वेश्चन में। यानी ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, और ये z की वैल्यू है। इन द डायरेक्शन ऑफ 3i + 6j - 8k। चूंकि साथ में हमने ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी फाइंड करना है, तो ग्रेडियंट में और यूनिट वेक्टर में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती डायरेक्शन की, लेकिन डायरेक्शनल डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी इसमें दिया गया होगा जब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे।
तो उसके लिए एक स्पेसिफिक वेक्टर अलग से दिया गया होगा, जिसको हमने ए का नाम दिया है, वेक्टर ए का नाम आप कोई भी दे सकते हो, वी लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम ये तीनों चीजें फाइंड कर लेते हैं। पहले ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, फिर यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, और फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले ग्रेडियंट से। देखो बार बार वही चीज रिपीट हो रही है। पहले स्टार्ट में पहला काम आपका क्या होगा कि ये जो ग्रेडियंट है इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। तो वैसे ही जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको लिखा, फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन partially differentiate with respect to y, then partially differentiate with respect to z। सेम फंक्शन को 3 बार डिफरेंशिएट करना है, i के लिए, j के लिए और k के लिए। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया कि जो हमें यहाँ पे फंक्शन दिया गया था उसको उठा के हमने यहाँ पे पाई की जगह पे पुट कर दिया, तीनों प्लेसेस पे। फर्स्ट प्लेस फॉर i, सेकंड प्लेस फॉर j एंड थर्ड प्लेस फॉर k। आप लोग देख लें अब हमारे पास कितने पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर इसको हम कर लें, ठीक है, जैसे इसको जब हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, पहले वाले से आ जाएगा 6xy, हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, सेकंड जो टर्म है वो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। तो इस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई को पहले आप 1/2 की फॉर्म में लिखो। जब हम इसको 1/2 की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर उसके बाद पावर रूल लगा देना। पावर रूल में क्या है कि पावर लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर में से 1 को माइनस कर देंगे। जब 1 को माइनस कर देंगे तो 1/2 -1 से आ जाएगा -1/2। ठीक है, और साथ में y मौजूद है तो y एज इट इज आएगा, क्योंकि जब हम अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो उसका 1 आ जाएगा और साथ में y रह जाएगा। ठीक है, लास्ट की जो टर्म है उसमें x मौजूद नहीं है तो वो 0 हो गया। इससे पहले वाली थ्योरी ने जो रिटर्न किए ठीक थे है, वो अब आते हैं दूसरे टर्म पे। ये वाला जो सेकंड टर्म है इसको हमने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो पहली जो फर्स्ट टर्म है ये बराबर आ जाएगी 3x² के, क्योंकि y के लिए 1 आ जाएगा। ठीक है, और इस वाले को सेम एज इट इज पहले पावर की फॉर्म में लिखो, फिर 1/2 लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, और अगेन विद रिस्पेक्ट टू y जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y का 1 आ जाएगा और x रह जाएगा। लास्ट की जो टर्म है यहां से आ जाएगा 2yz। ठीक है, इस वाले से z y²। चूंकि हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो यह आ जाएगा 2yz। वो आपने यहाँ पे साथ में मेंशन करना है। ठीक है, इसके साथ, क्योंकि इसके साथ ये नहीं लिखा हुआ तो आप इसके साथ यहाँ पे लिखोगे 2yz। यहाँ देखो दोबारा बता रहा हूँ, पहले टर्म से आ गया 3x², सेकंड टर्म से आ गया 1/2xy -1/2 और x, और साथ में ये वाली जो टर्म है ना इसको मेंशन नहीं किया गया यहाँ पे, तो आप इसको यहाँ पे मेंशन करोगे और लिखोगे +2yz। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ अगर यहाँ से ये एडिट हो जाए तो मैं लिख देता हूँ साथ में। हम्म,
इधर से वो एम्प्लॉयज भी, यानी लेफ्ट से भी वो एम्प्लॉयज भी रिटर्न कर रहा, जो जाके क्लाइंट्स में मैच ना हो, और राइट से वो रिटर्न कर वो चीज को कोई अभी तक कोई प्रोडक्शन नहीं। और अच्छा। पार्टीशन प्रोडक्ट है, तो पार्टीशन प्रोडक्ट में क्या है, आप लोग जरा देख लें इसके साथ कि अभी तक आप लोगों को अगर मैं ये बताऊं कि प्लस आप लोगों ने देखा हमारे पास कितनी यहाँ लिखोगे 2y और z, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसके साथ, और इसको सेव कर लेते हैं अभी। अब देखें हमारे पास कितने टोटल इम्प्लॉइज हैं, 106। अब इस चेक चीज करो, पर आप देखते हैं कि इसको अगर अब इसको दोबारा देखो। जे वाले को करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। पहले से आ गया 3x², दूसरे से आ गया 1/2 xy - 1/2x, और यहाँ से आ गया +2yz। तो ये आप साथ में इसके साथ लिखोगे। थर्ड वाले पे आते हैं, इसको करना है विद रिस्पेक्ट टू z। जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे, इसमें z मौजूद नहीं है, तो ये आ गया 0। अच्छा, ये लेक्चर अभी ख़त्म हो जाएगा, तो अब लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि लेस देन अ मिनट ख़त्म हो जाएगा। इसको बल्कि यहाँ से बंद कर देते हैं, दोबारा ज्वाइन कर लो। अच्छा, अब कितने रिजल्ट्स रिटर्न हुए हैं हमारे पास में, अच्छा जी, और तो इनवाइट है, दूसरा जो है हमारे पास लेट्स से डिपार्टमेंट जो किसी की, तो लेट्स से कि ये एम्प्लॉय आईडी जो है, अच्छा जी, तो जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट टर्म में z मौजूद नहीं है, ये 0 हो गया। दूसरे में भी z मौजूद नहीं है, ये भी 0 हो गया। तीसरा वाला आ जाएगा y², z के लिए 1 आ जाएगा, और साथ में आ गया y²। अब जाके जब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे ना, क्योंकि ये तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया यहाँ तक विद रिस्पेक्ट टू x, फिर विद रिस्पेक्ट टू y, फिर विद रिस्पेक्ट टू z। अब हमें जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, वो पॉइंट इसमें पुट करना है, x, y और z की वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो यहाँ पे आप देखो, एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से 12 आ जाएगा, वो 12 नीचे लिखा हुआ है। और ये जो -1/2 था, इसको नीचे लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे -1/2 है, इसको प्लस बनाने के लिए इसको नीचे लिख दिया, ठीक है। इसके अंदर x और y की वैल्यू पुट कर दी, तो ये वाला 2 ऑलरेडी मौजूद था, ये वाला 2 आ गया, -1/2 था, उसको डिनोमिनेटर में लिखा। उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट की, x की वैल्यू थी 2, 4 हो गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। यहाँ पे भी सेम टर्म, और साथ में ये वाली टर्म आपने लिख देनी है यहाँ पे, ठीक है। जब आप ये वाली टर्म यहाँ पे लिखोगे, तो y और z की वैल्यू देखते हैं, 1 और 2, तो ये आ जाएगा 2 1 2, यहाँ से 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ साथ में, 107 बार या 107 मरतबा दोबारा ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, जैसे कि हमारे पास एक दूसरे यहाँ पे साथ में आ जाएगा +4, 107 बार जैसे हमारे पास एक है, ठीक है, ये हो गया। हो जाएगी इसके एक्चुअली। तो ये सारे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लाई बाय कितने कर दें, 27 करें, 27 ये टर्म देखो, 2yz, 2yz में y की वैल्यू 1 पुट की, z 2 के बराबर था, 2 2 मल्टीप्लाई होके 4 बन गया इसकी वैल्यू। और यहाँ पे y² की वैल्यू पुट की, तो वो 1 है, तो साथ में 1 ही आ जाएगा, क्लियर। फिर उसके बाद
यहाँ पे 4 और 12 से आ जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ से ये 16 आ जाएगा। ये वैल्यू जो है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये आप लोगों ने आगे जाके चेंज करनी है। अभी बार बार मैं इसको नहीं लिखूंगा, बस ये सिंपल आपने इसको प्लस करना है, सिंप्लीफाई करना है आगे जाके। ठीक है, ये 4 और 12 को प्लस करो तो 16 बन जाएगा। तो अब ये फॉर्म देखो ऐसे बनेगी, आई के साथ आ जाएगा 12 प्लस 1/2 √2 प्लस जे के साथ आ जाएगा 16, 12 और 4 16 प्लस 1/√2। क्लियर? और फिर प्लस के साथ 1 आ जाएगा, तो ये सिर्फ के ही होगा, फिर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सही है। आगे जाके जब आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे ना, ये तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, आई के साथ जो टर्म है इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर हो गया। फिर जे के साथ जो टर्म है इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू आपने चेंज करनी है, 12 है तो ये 16 हो जाएगा, 16 यहाँ पे, 16 यहाँ पे। ठीक है, और साथ में यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो ये इसका आ गया मैग्नीट्यूड। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप। वसीम क्लियर है ये लास्ट वाला एग्जांपल? ये दूसरे क्यों ना वैल्यूम क्लियर है ये लास्ट वाला एग्जांपल ये क्रॉस वैल्यू? अब इसको देखते हैं नेक्स्ट। क्लियर है? अब लोग देखें ना, ये देखें ये सब के साथ पेयर हो रहा है। इससे पहले अगर आपको 4x c कुछ और डिपार्टमेंट था, देखें रिक्रूटिंग सब, यानी ये रिक्रूटिंग जो आ रहे हैं ना, ये अगर आप लोग दिन में तो ये कितनी बार ये आनी चाहिए लोगों से हमारे पास? ठीक है, यानी हर एक दफा एक इंफॉर्मेशन। फिर आप लोग देखें ये मैं ये 5-6 के मंजूर से फिर ये पे वो देखें ये कितनी बार ये अच्छा जी, यहाँ पर अब इसको देखो, ये आप लोग साथ साथ नोट करोगे। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए, इसमें मेंशन नहीं है। लास्ट का स्टेप देखो, ये जो लिखा हुआ है, अब देखो इसका चूंकि हमने स्क्वायर करना है, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो लिखा हुआ है 12 प्लस 1/2 √2। सदा अपने अनम्यूट करो। ये कैसे आप लोग लगा देते हैं और लगा दे बीच में से सदा नहीं है, ठीक है थोड़ी देर सदा अनम्यूट करो और दूसरे कौन इसको वेट करो जरा। सदा आएंगे ये लास्ट एग्जाम्पल क्या करो समझ थोड़ी बहुत दोबारा करो। मैं ये दूसरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये इसमें तो मसले देखिए मैंने आप लोगों को क्या कहा कि ये वैसे हमारे पास 2 टेबल हैं। स्टार्ट से आप लोग मैंने आप लोगों को कहा कि लेट्स से एक टेबल है उसमें हमारे पास 4 है। लेट्स से और पिछला जो वीडियो है वो सेव हो रहा है, उसका थोड़ा सा टाइम लगेगा मोबलिंग के वीडियो फॉर्म में। ठीक है, लेट्स से एक टेबल में हमारे पास उसमें इनिशियल है जो डाटा कौन सा कोड उसको कहेंगे क्या कहेंगे, लेट्स से 0 3 है। ठीक है, एक हमारे पास 0 3 एक टेबल में जिसमें सिर्फ एक ही कोड है और मोबलिंग का इनिशियल बता से। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट लास्ट नेम दिस इज यू, ये क्या इसको हम क्या कह रहे हैं ना, लेट्स से दिस डिपार्टमेंट, इसको हम कह देंगे लेट्स से 0 300। ठीक है, और लेट्स से कि ये दूसरा जो है ये अच्छा, लेट्स से 1 to 7। तो अब आप देखो
ये जो लास्ट स्टेप है ना, इस लास्ट स्टेप को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो लिखा हुआ है 12 + 1/2 √2 का होल स्क्वायर। आप ऐसे करो कि सबसे पहले आप इसका एलसीएम लो, तो वो और इजी हो जाएगा। जब ये इजी हो जाएगा फिर आगे जाके आप इसका स्क्वायर ले लो। ठीक है, इसको मैं एक सेकंड और आसान बना देता हूँ। ये एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए टेबल के सामने एडमिनिस्ट्रेशन अगर इसमें से अच्छा जी, तो आप देखो फर्स्ट जो वैल्यू है वो है 12 + 1/2। इसका आप लोगों ने a + b का होल स्क्वायर, वो वाला फार्मूला लगाओ। जब वो वाला फार्मूला लगेगा तो ये ऐसे बन जाएगा। पहला आ जाएगा 144 प्लस, इसमें कुछ मैं लिख देता हूँ, कुछ आप लोगों ने इसको खुद करना होगा। ठीक है, 1/4 × 2 हो जाएगा। आप देखो 12 का स्क्वायर हो गया, 144 आ गया, प्लस 1/2 √2। √2 वाला जो 2 है ना वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 4 के लिए ये 2 के लिए 4 आ जाएगा, और फिर प्लस 2 ए बराबर है 12 के, एंड बी बराबर है 1/2 के। वो हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ना है इस क्लास में, प्रोसेस, तो वो पूरे प्रोसेस में जरूरी है। ठीक है, इसको चेक करो जरा। ये हमने इसको ओपन किया एज a² + b² + 2ab। ए बराबर था 12 के और बी बराबर है 1/2 √2 के। ठीक है, इसी तरीके से ये जो दूसरा है उसको भी सेम इसी तरीके से अगर हम ओपन करें तो ये आ जाएगा प्लस, चेक करो जरा। इसको फिर आप लोगों ने नोट्स में लिखना है सही प्रॉपर तरीके से। पहला आ जाएगा 144 प्लस 1/2। चूंकि यहाँ पे सिर्फ √2 मौजूद है, ये वाला जो था ना ये 16 था, तो इसको 16 लिखो, ये आ जाएगा 196। ये वाला, ये 12 था ना, ये 4 + 12 16 बना था। क्लियर, तो इसको 196 लिखो 16 का। एक सेकंड चेक करते हैं, 16 का मेरे ख्याल से 256 आता है। 16 और 16 का आता है 256। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा 1/2 है √2, उसका आ गया 1/2 प्लस 2 इंटू फर्स्ट। फर्स्ट किसके बराबर है 16 के, और बी बराबर है 1/√2 के। ठीक है, और तीसरा आ जाएगा +1 का स्क्वायर। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। इसको चेक करो, ये आ गया 1/8। ठीक है, और ये वाला जो 2 है ये कैंसिल हो गया इस 2 के साथ। क्लियर, इसी तरीके से ये जो 2 है ये एज इट इज रहेगा, तो ये 32 बन जाएगा। दोनों 16 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और +1। अब आपने क्या करना है कि इसके साथ ये जो वैल्यूज है मैग्नीट्यूड के, जो √2 है, इसको बेशक आप डेसिमल में कन्वर्ट करो। ठीक है, अगर डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करते आगे जाके आपने इसका एलसीएम लेना होगा। क्लियर, इसका प्रॉपर एलसीएम लो जो डिनोमिनेटर है। मैं एक स्टेप और लिख देता हूं आपके लिए, फिर आगे जाके आप इसको फर्दर लिख देना, ऐसे हो जाएगा। ये बन जाएगा
और ये वाला बन जाएगा ऐसे। ठीक है, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा एलसीएम आ गया 8 √2। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है। डिनोमिनेटर में सर अगर हम पहले ही स्क्वायर को कट कर दे स्क्वायर रूट के साथ तो सही होगा। तो वो एक कटेगा ना, दूसरा नहीं कटेगा, क्योंकि वो आगे जाके फार्मूला लगेगा। सिर्फ स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट ऐसे नहीं कटेगा, जैसे ये वाला था ना। इसको देखो, यहाँ पे ये स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर आप अलग अलग दोनों के साथ नहीं लगा सकते, ये होल का स्क्वायर है, जैसे a+b का होल स्क्वायर होता है। तो ये आपने ओपन करना होता है a² + b² + 2ab के साथ। ठीक है, जब 2ab वाला करोगे तो उसमें दोबारा से स्क्वायर रूट आएगा। अगर आप यहाँ पे इसका एलसीएम लो तो फिर भी ये वाला जो √2 है वो 12 के साथ आएगा, तो फिर भी आएगा 24√2 + 1। उसका जब होल स्क्वायर आएगा, फिर जब आगे जाके a+b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाओगे। तो ये वाला जो स्टेप बाय स्टेप अभी मैं लिख के दे रहा हूँ ना, आपने इसको इसी तरीके से चलाना है, आगे जाके फिर ठीक हो जाएगा। अब आप देखो, डिनोमिनेटर में एक 8 मौजूद है, एक 2 मौजूद है, एक √2 मौजूद है। सही है, तो इनका जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 8√2। क्लियर। अब 144 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 के साथ, तो जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा ऐसे 144 × 8, यह आ जाएगा 1152। ये आ गया 1152। ठीक है, और साथ में आ जाएगा √2। ये जो मैं √2 लिख रहा हूं ना, इसको फर्दर जाके आप 1 पॉइंट समथिंग लिखोगे तो ये √2 को यहाँ से ख़त्म करोगे। अभी ये मैं चूंकि एलसीएम ले रहा हूँ इसलिए हर एक के साथ ये लिख रहा हूँ। आगे जाके जब ये सिंप्लीफाई होगा तो आप इसको 1 पॉइंट की फॉर्म में लिख देना, फिर एग्जैक्ट आपके पास एक फिगर की वैल्यू आ जाएगी बस। उसके बाद है 1/8। 1/8 यहाँ पे सिर्फ आपके पास √2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 96 इस वाले का, तीसरी टर्म का। और चौथे टर्म के लिए आ जाएगा +256 है। तो 256 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 256, 2048। ये आ जाएगा 2048, और √2 साथ में आएगा। फिर उसके बाद प्लस ये आ जाएगा 4√2। दूसरा वाला आ जाएगा +32 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 32 × 8 256 आ जाएगा, 256। और प्लस लास्ट पे 1 बचा है तो ये आ जाएगा 8 × √2। अब आप देखो, ये आपके पास लास्ट की टर्म बची है जिसमें हमने x y z की वैल्यू पुट की और फिर उसका एलसीएम लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ √2 √2 बराबर है 1.4 के। ठीक है,
कंट्रोल सी। अब इस √2 की जगह पे आपने पुट करना है नेक्स्ट स्टेप में। इसमें पुट करना है 1.4। ठीक है, 1.4। तो √2 की जगह जब आप 1.4 पुट करोगे तो बाद में जाके आपने सबको प्लस कर देना है। ठीक है, ये हो गया 1.4, ये हो गया 1.4, और इसका हो गया 1.4। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये बल्कि ये मैं आपको, अगर आप खुद करके चेक करो कैलकुलेटर से, क्योंकि यहाँ पे ये मैथ टाइप है तो ये कॉपी होके उधर पेस्ट नहीं हो सकता। कैलकुलेटर से चेक करो, इसका आंसर निकाल लो। तो ये लास्ट पे जाके हमारे पास एक आंसर आ जाएगा 11। चेक करो, शाबाश। ये आ जाएगा 1152 मल्टीप्लाई बाई 1.4 प्लस 1.4 प्लस 96 प्लस 2048 इंटू 1.4 प्लस 4 इंटू 1.4 प्लस 256 प्लस 8 इंटू 1.4। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। ऊपर वाले से आया है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 4850.2। ठीक है, और नीचे वाले से आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 1.4, ये आ गया 11.2। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 4850.2 डिवाइड बाई 11.2। ये हमारे पास आ गया कंट्रोल सी। ये आ गया 433.05। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट करते हैं। तो जब हमने इसका स्क्वायर रूट किया तो ये आ जाएगा 433.05। ये आ गया 20.8। ठीक है, ये पूरी सोल्यूशन जो है ना, आपने इसको रजिस्टर में ऐसे लिखना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये सारा हमने इसका एलसीएम लिया, फिर √2 की वैल्यू पुट की, फिर जाके उसको प्लस किया, और लास्ट पे जाके स्क्वायर रूट लिया। ठीक हो गया, तो ये जो वैल्यू आई है ये हमारे पास आया है मैग्नीट्यूड। अब आप देखो, क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमने फाइंड किया, वो हमारे पास ये इसके इक्वल बन गया। यानी कि क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था ग्रेडियंट का, ग्रेडियंट में हमने वैल्यूज पुट की तो वो इसके बराबर आया। आगे जाके हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना था। तो यूनिट वेक्टर के लिए हमें एक तो ग्रेडियंट चाहिए था, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ये वाली। लेकिन साथ में डिनोमिनेटर में हमें उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए था। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने जब ये वाली वैल्यूज इसमें पुट की ना,
ये वाली, और इसको सिंप्लीफाई किया तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 20.8। तो आपने क्या करना है, यूनिट वेक्टर का फार्मूला लगा के ऊपर आपने लिख देना है ये वाला जो ग्रेडियंट है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपने लिखना है 20.8। तो यहां पे जाके आपका जो यूनिट वेक्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं थर्ड पे, जो तीसरा है, 20.81। हाँ ठीक है, 20.81, ओके। ये हमारा भी तकरीबन सेम ही आया है, चलो वेरीफाई भी हो गया। अब आते हैं तीसरे पे। अब तीसरे में हमें चाहिए होगा, पहले तो हम इसका फार्मूला लिख देते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल टू, ये बराबर है, हम्म, ये बराबर है डेल पाई के, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई वेक्टर ए के, और डिवाइड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसके बराबर है कंट्रोल सी, और ये आ गया कंट्रोल वी। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर ये जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट के साथ मल्टीप्लाई क्या करना है, इसको करना है, ये जो हमें वेक्टर ए दिया गया है। क्वेश्चन में चेक करो, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द ग्रेडियंट यूनिट वेक्टर एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव 8212 in the direction of 3i plus 6j minus 8k। तो ये वाला जो a है ना, इस a को आपने यहाँ पे पुट करना है इसके अंदर, ऐसे हो जाएगा कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं बस बेशक इसको लिख देता हूँ, क्योंकि ये नोट्स में मौजूद नहीं है तो इसको लिखना पड़ रहा है, इसलिए इस पे टाइम भी लग रहा है। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, 3i प्लस 6j माइनस 8k। और ये वाला जो है ना, ये ग्रेडियंट आपके पास ये मौजूद है, ये मौजूद है, ये वाली टर्म उठा के आपने यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। बल्कि अगर ये ऊपर मौजूद है तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ तो इसको एडिट कर देते हैं फिर, ताकि फर्दर जाके आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाए, फिर आप लोग इसको अपने नोट्स में लिख देना प्रॉपरली। यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ, ये है 12 प्लस 1/2 इंटू √2, ठीक है। ये वाली जो टर्म है, ये टर्म है किसके साथ, आई के साथ, ठीक है। और जे की जो टर्म है वो है 16, 12 नहीं है, 16 है, और ये आ गया जे की टर्म, ठीक है। और के की जो टर्म है वो
एज इट इज है, मतलब 1 है साथ में। ठीक है, तो ये आ गया के, और ए की टर्म हमने यहाँ पे लिख दी है। कंट्रोल सी, इसको यहाँ पे कंट्रोल सी कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो डॉट प्रोडक्ट को, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि हम इसके ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, तो कोएफिशिएंट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो कोएफिशिएंट्स बहरहाल मैं आपको अभी करके दे भी देता हूँ, और आप लोग खुद भी कर सकते हो इसको। अब नीचे डिनोमिनेटर में हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 6 का स्क्वायर, और फिर आ जाएगा -8 का स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला देखो दोबारा से डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। फार्मूला क्या था? फार्मूला था डेल पाई इनटू वेक्टर ए डिवाइड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो डेल फाई ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे मौजूद था, वहां से हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये वाला जो ये ये नोट्स में मौजूद है। ठीक है, वहां से लिख देना। और जो वेक्टर ए है वो क्वेश्चन में मौजूद था, वहां से लिख दिया। और नीचे डिनोमिनेटर में इसका मैग्नीट्यूड है, तो वो मैग्नीट्यूड भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमें पता है कि आई की टर्म आई के टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती है, जे की टर्म जे की टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और के की टर्म के की टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसे बन जाएगा। अब देखो कि जब हम इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ, इस टर्म के साथ, ठीक है, तो ये 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36 बन जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 √2 बन जाएगा। सही है। जे की टर्म जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 से जब 6 मल्टीप्लाई होगा 96 आ जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और के की टर्म से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। मल्टीप्लाई हो गया तो इस वाले को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9, यहाँ से आ जाएगा 36, और यहाँ से आ जाएगा 64। ठीक है, अब आप तीनों को मल्टीप्लाई प्लस कर दो, ये जो डिनोमिनेटर के हैं, तो ये बनेंगे 64 + 36 + 9, 109 हो गया। कंट्रोल सी। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया ना, तो फिर ये आई और जे नहीं लगेगा, क्योंकि जब वो स्क्वायर की फॉर्म में चला जाता है तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, नीचे आ गया डिनोमिनेटर में 109, ये आ गया 109, और यहाँ से भी ये के जे और आई को ख़त्म करो। ठीक है, और इसमें से ये ब्रैकेट्स भी ख़त्म कर दो बल्कि, ताकि आगे जाके हम इसका एलसीएम ले तो इसकी वैल्यू निकल आए।
ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो। पहले जो इसके अंदर ये कांस्टेंट टर्म्स है, इन कांस्टेंट टर्म्स को पहले प्लस कर दो ताकि ये आसान हो जाए। ये आ जाएगा 36 प्लस 96 -8, यहाँ से आ जाएगा 124। ये आ गया 124। ये खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। ठीक है। आगे जाके आप इसका एलसीएम लो। क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ पे एक ही मिनट बचा है, लेस देन अ मिनट, तो बस आप इसको सिंप्लीफाई कर देना। सिर्फ आपको एलसीएम बता देता हूँ। आगे जाके जब आप इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास ये वाला 2√2। ठीक है। ये आपके पास एलसीएम आ गया और ऊपर की टर्म को आपने इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। फिर √2 की जगह वो 1.4 लगाओ और 109 का स्क्वायर रूट करके इसको सिंप्लीफाई करो, तो आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर बन जाएगा और वो आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव का आंसर होगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और पार्टिसिपेंट जो है वो हमारे पास, मैं इसकी